अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्ताद। हम आपको सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद कहते हैं। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी केपीके बोर्ड के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अपने एमसीक्यूज सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2024 का पेपर है और इसका पहला एमसीक्यूज है, ब्लास्टोसिस्ट इज अटैच्ड टू द यूट्रस बाय। ब्लास्टोसिस्ट की यूट्रस से अटैचमेंट किसकी मदद से होती है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए इनर सेल मैस, बी एपीब्लास्ट, सी हाइपोब्लास्ट और डी ट्रोफोब्लास्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो है उसकी मदद से ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के साथ अटैच होता है और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है कि 4 o'clock प्लांट में R2 का ये जो जीनोटाइप है ये किस फ्लावर कलर को रिप्रेजेंट करता है? तो येलो, रेड, वाइट और पिंक हमारे पास ऑप्शन है, जबकि इसका जो सही ऑप्शन है वो है रेड। तो R2 इज फॉर रेड कलर, जबकि R1 इज फॉर वाइट कलर एंड R1 R2 जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन बनती है दैट इज फॉर पिंक कलर। Now moving on to the next MCQs, we have human ABO blood group system is controlled by dash number of alleles। के ABO blood group system में कितने अलील्स हमारे ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करते हैं? तो इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। इट इज अलील ए, अलील बी एंड अलील आई स्मॉल विच इज फॉर ओ ब्लड ग्रुप। तो टोटल हमारे पास 3 अलील्स होते हैं जो कि हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी एंड दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि 3 अलील कंट्रोल करते हैं उसको। Number fourth MCQs is, according to the conservative model, the parental DNA remain dash after replication। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू में डीएनए के रेप्लिकेशन के हवाले से 3 मॉडल्स थे, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। तो यहाँ पूछा जा रहा है कंजर्वेटिव मॉडल के तहत। तो कंजर्वेटिव मॉडल के तहत ये है कि पेरेंटल कॉपीज एक साथ रहती हैं और नई कॉपीज जो डॉटर स्ट्रैंड्स होती हैं वो एक साथ रहती हैं। मतलब क्या हुआ कि दी पेरेंटल डीएनए रिमेन्स इंटैक्ट, ये आपस में मिला रहता है, जुड़ा रहता है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होता। जबकि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उसमें हाइब्रिड बनता है और जो हमारे पास डिस्पर्सिव मॉडल है उसमें डीएनए के जो पेरेंटल और डॉटर स्ट्रैंड्स है वो डिस्पर्स होकर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज इज डीएनए रिमेन्स इंटैक्ट, द पेरेंटल डीएनए। Now next MCQ is, according to the genetic codes, those that encode specific amino acids are termed as। तो उनको टर्म क्या किया जाता है जी? एंटीकोड्स या स्टॉप कोडॉन्स या स्टार्ट कोडॉन्स या सेंस कोडॉन। तो जो कोडॉन्स किसी खास अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं उन्हें कहा जाता है सेंस कोडॉन्स। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज सेंस कोडॉन्स। जिनको किसी भी इसके लिए अमाइनो एसिड के लिए जो कोडॉन्स कोड नहीं करते उन्हें कहा जाता है नॉन सेंस कोडॉन्स। ठीक है, तो स्टॉप कोडॉन हमारे पास नॉन सेंस कोडॉन्स होते हैं जो कि किसी भी कोड को अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहे होते, जबकि यहाँ पे चूंकि कोड कर रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज सेंस कोडॉन्स। Next MCQs is, organisms evolved through the inheritance of acquired characteristics according to। Now यहाँ पे आ रहा है हमारे पास acquired characteristics। तो acquired characteristics जो हैं ये किसकी स्टेटमेंट थी? आपके पास ऑप्शंस गिवन है। acquired characteristics क्या होते हैं? कि वो characteristics जो कि हम अपनी लाइफ में
हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसके जो 6 पैक्स बनते हैं दैट इज एन एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो किस साइंटिस्ट ने कहा था कि वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होते हैं? तो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ लेमार्क। ये लेमार्क की स्टेटमेंट थी, तो जो कि बाद में गलत भी साबित हुई, लेकिन द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज लेमार्क। Now, number seventh is the rate at which the new individuals are added to a population in a unit time is। दी नई पॉपुलेशन किस रफ्तार से ऐड होती है एक आबादी के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड नेटेलिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है जी? नेटेलिटी है। मोर्टेलिटी क्या है? मोर्टेलिटी इज डेथ रेट। ठीक है जी। और यहाँ पे चूंकि एडिशन है, बर्थ रेट पूछा जा रहा है, तो दैट इज नेटेलिटी। नेक्स्ट इज जीनोम मीन डैश जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि जो जीनोम लफ्ज है ये कौन से जीन को या कितने जीन को के लिए इस्तेमाल होता है? एक जीन के लिए, फ्यू जीन के लिए, किसी भी जीन के लिए नहीं, या किसी जानदार के तमाम जीन्स के लिए? तो जीनोम इज ऑल द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंबाइंड टुगेदर। तो क्या कहलाता है जी? ये जीनोम कहलाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डी एंड दैट इज ऑल द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Chimpanzees and gorillas can be categorized as dash animals। चिंपैंजी और गोरिल्लास को कौन से एनिमल्स तस्वुर किया जाएगा? कैटेगरी इनकी कौन सी होगी? ड्रॉट या टेम्ड या वाइल्ड या डोमेस्टिकेटेड? तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा? इट विल बी वाइल्ड। चिंपैंजीज और गोरिल्लास को वाइल्ड एनिमल तस्वुर किया जाता है। इनको हम वजन उठाने के लिए भी नहीं यूज कर सकते। ठीक है, जो ड्रॉट कहलाते हैं, इनको हम पाल कर जंगली आदतें भी इनकी खत्म नहीं कर सकते, जिन्हें टेम्ड कहा जाता है। और डोमेस्टिकेटेड तो ये हरगिज नहीं है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज वाइल्ड एनिमल्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज वी हैव रेस्पिरेटरी सर्फेसिस मस्ट बी। कि जी रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के पास कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? क्या थिक होनी चाहिए? हरगिज नहीं। क्या हार्ड होनी चाहिए? हरगिज नहीं। क्या इम्परमिएबल होनी चाहिए? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि रिस्पायरेशन में जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है उसके अगेंस्ट है। डिफ्यूजन को, मूवमेंट ऑफ गैसेस को फेवर कौन करेगा? रिस्पायरेटरी सर्फेसिस का थिन होना, बारीक होना। रिस्पायरेटरी सर्फेस जितनी बारीक होगी उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ जो है ऑक्सीजन वो मूव करेगी फ्रॉम द रिस्पायरेटरी सिस्टम इनटू द ब्लड। ठीक है जी, तो थिन होना इज द करेक्ट ऑप्शन। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स और डस्ट में काज कौन सी बीमारी होती है जी? जब आप कोई बहुत ज्यादा अरसा किसी पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज emphysema। Emphysema is a respiratory disorder which takes place as a result of the exposure, long-term exposure to pollutants or dust जो कि इंडस्ट्रीज से खारिज होती है। Now the 12th MCQs is the capillaries of vasa recta run anti-parallel to the vasa recta की जो capillaries हैं वो किसके एंटी पैरेलल होती हैं? तो ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल है, लूप ऑफ हेनले है और कलेक्टिंग डक्ट है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज लूप ऑफ हेनले। जो हमारे पास एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि वाटर और साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है। तो ये वेजा रेक्टा की जो कैपिलरीज हैं ये उनके एंटी पैरेलल रन कर रही होती हैं ताकि उसमें से ज्यादा जो है रीअब्जॉर्प्शन कर सके। नंबर 13 इज स्फीनॉइड एंड इथमॉइड बोन्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन। क्या ये नेक में होते हैं, स्कल में होते हैं, ट्रंक में होते हैं या लिम्स में होते हैं? तो स्फीनॉइड और इथमॉइड बोन्स जो हैं ये दोनों कहाँ पर मौजूद हैं? हमारे स्कल में मौजूद होते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्कल।
नंबर 14, शियाटिका रिफर्स टू पेन इन दी, किस जगह का दर्द कहलाता है शियाटिका? स्पाइन, जॉइंट, बोन या लेग? तो शियाटिका इज द पेन ऑफ द लेग या पेन इन द लेग। ये टांग में दर्द होता है आपके हिप जॉइंट से लेकर आपकी टो तक, जो मोटी उंगली होती है आपके पाँव की, वहां तक ये दर्द जो है होता है। और इसका काज क्या है कि जो सबसे बड़ी नर्व है आपकी बॉडी की, ठीक है, शियाटिका नर्व जो है वो स्पाइन की वजह से प्रेस हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपके पूरे पाँव में दर्द होता है। नेक्स्ट MCQs इज, nerve fiber is different from muscle fiber due to the presence of सार्कोमेर, सार्कोलेमा, डेंड्राइट्स या मायोफिब्रिल्स। तो नर्व फाइबर के पास कौन सी स्पेशल चीज होती है जी? डेंड्राइट्स होते हैं, विच मेक देम यूनिक फ्रॉम अदर फाइबर्स, ठीक है, लाइक मसल फाइबर्स। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, आपको पता है कि ये मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं जो आपका रिसेप्टर होता है उससे, और फिर उसे आगे सेल बॉडी और देन इनटू एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल्स वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एंड until and unless it reaches the central nervous system and back to the effector. The 16th number MCQs is, testosterone is secreted from, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है? गोनेट्स से, ओवरीज से, टेस्टिस से, किडनीज से? ऑब्वियसली किडनी से तो होने से रहा। गोनेड्स में टेस्टिस और ओवरीज दोनों आ जाती हैं, तो ये सही ऑप्शन इसलिए नहीं है कि दोनों से रिलीज नहीं होता। इट इज अ मेल हार्मोन, तो इट इज सीक्रेटेड बाय टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय टेस्टिस, और टेस्टिस में भी फिर एक खास किस्म के सेल हैं जो कि अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर वहां से रिलीज होता है मजीद। Number 17th is, in animals, hostile or friendly interactions are examples of dash behaviors. Social, innate, habituation, imprinting. तो ये जो हॉस्टाइल बिहेवियर होते हैं, टेरिटोरियल वगैरह, और या फ्रेंडली जो होते हैं, फ्रेंडली जेस्चर्स देना एक दूसरे को, जानवरों में भी होता है, तो दे आर सोशल बिहेवियर्स, ठीक है। ये सोशल बिहेवियर्स हैं, लर्नड हैं, ये इनेट नहीं होते, ये हैबिचुएशन नहीं है, ठीक है, ये जानदार सीखते हैं बाकी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए। तो दे आर एग्जांपल्स ऑफ सोशल बिहेवियर्स। नाउ द लास्ट MCQs इज, in females the cyclic menstruation is an indicator of। तो जी यहाँ पे जो फोकस टर्म है हमारे पास वो है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन, कि ये जो मेंस्ट्रुएशन साइक्लिक हो रही है, यानी साइकिल्स ठीक तरीके से चल रहे हैं। तो जाहिर है अगर साइकिल ठीक तरीके से चल रहे हैं तो ये इनफर्टिलिटी नहीं है। मेनोपाज तो साइकिल का ना होना है, तो ऑब्वियसली मेनोपाज भी नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम की बीमारी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो द करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्मल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल का वो बिल्कुल क्या है, ठीक है। द फीमेल इज परफेक्टली हेल्दी एंड परफेक्टली नॉर्मल। तो जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है वो इसको क्या करती है, शो करती है, इंडिकेटर है। तो विद दिस आई से थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। अगले लेक्चर में हम दूसरे ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके MCQs डिस्कस करेंगे, और MCQs के बाद फिर हम सब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ जाएंगे और उसके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।